मिलिट्री ताकत के मामले में भारत अभी यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद 4th पोजीशन पर मौजूद है। और ये जितने भी ताकतवर कंट्री हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो जाए, रशिया हो जाए या चाइना हो जाए, इन सभी के पास लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट के पास B-1B लैंसर या B-52 जैसे बॉम्बर मौजूद है। रशिया के पास टुपोलेव की Tu-22 से लेकर Tu-160 जैसे बॉम्बर मौजूद है। और चाइना के पास उनकी H-6 बॉम्बर मौजूद है, जो कि रशियन ऑरिजिन Tu-16 बॉम्बर का चाइनीज कॉपी है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी भारत के पास एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। वक्त के साथ साथ हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल भी कम होने लगा है, क्योंकि इनको मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम और BBR मिसाइल आसानी से टारगेट करके मार के गिरा सकते हैं, और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं, जिस वजह से अभी तक भारत की तरफ से इनको खरीदने का फैसला नहीं किया गया है। इनिशियली जब बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हुआ करते थे, और ख़ास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके कोल्ड वॉर तक के समय तक बॉम्बर का काफ़ी अहमियत था, तब ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हुआ करते थे, और BBR मिसाइल और रडार टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से दुश्मन के एरिया में घुसकर बॉम्बिंग करना काफ़ी आसान होता था। और इनकी साइज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद अपने साथ ले जा सकते थे, जिस वजह से हेवी डैमेज पहुँचाया जा सकता था। आमतौर पर बॉम्बर को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आम फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते थे, और तब ये सिर्फ बॉम्ब गिराने के काम आते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रडार टेक्नोलॉजी और BBR मिसाइल की टेक्नोलॉजी फिर एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी बेहतर होता गया, तो बॉम्बर को इस्तेमाल करना भी कम कर दिया गया था। और पहले जिस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता था, अब इनको थोड़ा बैकफुट में लिया जा चुका है। और जब तक दुश्मन के एरिया के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन नहीं किया जाता है, तब तक अभी बॉम्बर को डिप्लॉय करना खतरे से खाली नहीं होता है। फिर रडार को इवेड करने वाले बॉम्बर को डेवलप किया गया। सबसे पहले इसमें यूनाइटेड स्टेट को सफलता मिल गया था, और इसके बाद अभी चाइना और रशिया की तरफ से भी ऐसे ही बॉम्बर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से ऐसी कोई भी स्पेसिफिक बॉम्बर को डेवलप करने का प्लान नहीं किया गया है। इसका मेजर कारण ये है कि भारत की नज़र से अभी तक हमारा जो मेन ओपोनेंट था वो पाकिस्तान था, और ये हमसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से हमारी एग्जिस्टिंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और जगुआर जैसे डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हमारी सभी बॉम्बिंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगा है, और अभी हमारा मेन दुश्मन चाइना होने लगा है। और अभी शायद चाइना के अंदर स्ट्राइक करने के लिए हमको ज़्यादा दूरी तक जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब अगेन आजकल बॉम्बर की परिभाषा भी थोड़ा थोड़ा बदल चुका है। पहले जब बॉम्बर को सिर्फ कारपेट बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन पर भारी बमबारी की जाती थी, अभी बॉम्बर को ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहतर हो रहा है, ठीक वैसे ही बॉम्बर को अभी बॉम्ब्स के अलावा क्रूज मिसाइल से इक्विप किया जा रहा है, जिस वजह से अब ये बॉम्बिंग नहीं बल्कि स्टैंड अप स्ट्राइक भी कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन के एरिया में ना जाकर भी ये दुश्मन के ऊपर लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला कर सकते हैं। वो क्रूज मिसाइल हो सकता है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क ये है कि सेम क्रूज मिसाइल को या बैलिस्टिक मिसाइल को अगर एक फाइटर एयरक्राफ्ट को कैरी करना होता, तो वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 1 या 2 मिसाइल को कैरी कर पाएगा। अगर ब्रह्मोस जैसे मिसाइल की बात करेंगे तो एक सुखोई एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस को कैरी कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बॉम्बर होते तो उसमें हम एक से ज़्यादा मिसाइल को कैरी कर पाते। चाइना की तरफ से ठीक इसी तरीके से अपनी H-6 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी वो इनको बॉम्बिंग के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल से इक्विप कर रहे हैं, जिससे अगर लड़ाई होता है तो ये चाइना के बॉर्डर के अंदर रहकर भी भारी मात्रा में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से भारत पर हमला कर सकते हैं। अब हमारी बात करें तो फिलहाल हमारे पास अभी तक ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको हम चाइना की H-6 बॉम्बर को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या सेम तरीके की रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी बोइंग की तरफ से एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया जो कि टेक्निकली बोइंग की C-17 एयरक्राफ्ट को एक हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर भारत अभी चाहता है तो इससे किसी भी एग्जिस्टिंग चाइनीज बॉम्बर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक बनाया जा सकता है। बोइंग की तरफ से रिलीज किए गए एक वीडियो में एक रिवॉल्विंग लॉन्चर को डिस्प्ले किया गया था, जिसे खास करके C-17 में इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन रिवॉल्विंग लॉन्चर्स में बोइंग की तरफ से अपनी X-51A हाइपरसोनिक मिसाइल को डिस्प्ले किया गया था। इसके अलावा इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर में एक बार में 12 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, और रैपिडली इनको लॉन्च भी किया जा सकता है, जिससे हर एक C-17 को एक मिसाइल कैरियर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्टैंड अप स्ट्राइक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए भारत के पास 11 C-17 मौजूद है, जिनको भारत मेनली हेवी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट मिशन में इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर इनको एक मॉड्यूलर बॉम्बर की तरह मिसाइल कैरियर के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को कई गुना तक बढ़ा सकता है।
और एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कमी जो है उसको पूरा भी कर सकता है। ये जो सिस्टम अभी बोइंग की तरफ से बनाया गया है, ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है, जिस वजह से इसको जरूरत पड़ने पर इंटीग्रेट किया सकता है, फिर हटाया भी जा सकता है। अभी बोइंग की तरफ से इस रिवॉल्वर मिसाइल लॉन्चर को अपनी एग्जिस्टिंग C-17 ऑपरेटर्स को ऑफर किया जाएगा या नहीं, ये तो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि अगर भारत इसको एक्वायर करना चाहेगा तो ये यहाँ पे मना नहीं करने वाला है। भले ही इसके साथ वो भारत को अपनी X-51A क्लास की हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनकी मिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हमारे पास पहले से ब्रह्मोस जैसे मिसाइल मौजूद है, जिसकी जल्दी हाइपरसोनिक वेरिएंट भी तैयार होने वाला है। अभी तक हमारे लिए मेन प्रॉब्लम ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म को लेकर थे, क्योंकि एक सुखोई एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है, जिस वजह से अभी 42 सुखोई को ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। लेकिन अगर हम हमारी C-17 को रिवॉल्वर लॉन्चर के साथ इक्विप करते हैं या फिर ऐसे ही एक सिस्टम को DRDO की तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जाता है, तो 42 सुखोई जो काम कर पाएंगे उसको 3 से 4 C-17 एक ही बार में कर सकते हैं। और अगर सेम तरीके की मॉड्यूलर लॉन्चर को अभी DRDO की तरफ से इंडिजिनसली डेवलप करने की कोशिश किया जाता है, जिसको C-17 के अलावा बाकी किसी भी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकेगा, तो अभी हम जो 80 के आसपास मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाले हैं, उनको भी जरूरत पड़ने पर C-17 की तरह मिसाइल कैरियर के तौर पर मॉडिफाई किया जा सकेगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग या हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक की मेन प्लेटफॉर्म बन सकते हैं और एक ही बार में मैसिव अमाउंट में हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल अटैक को करने की कैपेबिलिटी दे सकते हैं, जो कि दुश्मन की हर एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव पोजीशन को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखने वाला है। और ये किसी भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक और सेफ भी होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।